इंडिया में लगभग 80% से ज्यादा लोगों का पैसा बैंक्स में स्टोर होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बैंक्स में जमा करने से हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4% का सेविंग अकाउंट पे, और ऊपर से हमको एक सेफ्टी भी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम उसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं बैंक अकाउंट में डालना पैसा। लेकिन दोस्तों, क्या बैंक वाले इतने अच्छे हैं जो आपको 3 से 4% फ्री में देंगे एक्स्ट्रा? इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे बैंक वाले अपने बिजनेस मॉडल से हमको अप्रैल फूल बनाते हैं, कैसे वो हमारे पैसे से खुद लाखों करोड़ों की वेल्थ कमा लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल विन मोटिवेशन पे। मेरा नाम विनय कुमार। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे ये पूरा बैंक का सिस्टम वर्क करता है, कैसे बैंक वाले पैसे कमाते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है इसका, और ऐसे 5 बातें बताने वाला हूं जिससे ये पैसे भी इनकम कमा लेते हैं बैंक वाले और बहुत अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस रिलेटेड वीडियो या फिर कोई भी स्टार्टअप ज्ञान आपके ऐसे ना छूट सके। दोस्तों, फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक वालों के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। दोस्तों, बैंक वालों के पास पैसा आता है एनडीटीएल से। वो क्या होता है? वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड में क्या होता है? जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट हैं, जो आपके करंट अकाउंट्स हैं, वो सब आ जाते हैं, और आपके टाइम लायबिलिटी में आते हैं आपके एफडीज वगैरह, आपके टाइम लायबिलिटी में आते हैं। तो यहां से जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर एफडीज में, वहां से बैंक वालों के पास मनी जनरेट होता है, पैसा आता है। मान लेते हैं कि बैंक वालों के पास 100% अमाउंट आ गया, तो वो क्या 100% को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं, उनके पास पहले क्या आता है? पहले आरबीआई के कुछ रूल्स आते हैं। आरबीआई क्या कहती है कि आपको अपने पैसे का 4% सीआरआर में देना पड़ेगा और 19.5% आपको एसएलआर में देना पड़ेगा। दोस्तों, सीआरआर क्या होता है? वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। वो क्या होता है? वो आरबीआई अपने पास रखती है पैसा, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, जैसे यस बैंक का ड्रामा हुआ था, ऐसे ही बहुत सारी बैंक है जिनके डूबने का, या फिर हमको डर लगता है हमारा पैसा उसमें कहीं फंस ना जाए या डूब ना जाए, इसलिए आरबीआई अपनी तरफ से सपोर्ट रखती है कि उनका पैसा डूबे ना। इसलिए वो 4% पैसा, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ थे तो उसको मान लो 4 करोड़ आरबीआई अपने पास रखेगी एज अ रिजर्व, कैश रिजर्व। तो इसलिए इसको कहा है कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरी चीज है एसएलआर। अब जो बैंक के पास है उसके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए। मान लो आपने जमा करी अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए, और आपको कल को भाई बहुत जरूरी एकदम से इमरजेंसी आ गई कि आपको पैसे चाहिए 5 लाख रुपए, तो आप अगले दिन जाओगे बैंक में। अगर उनने मना कर दिया तो कैसे होगा? यानी कि आपने तो जमा कर दिए और आपने बैंक में आके कहा कि मुझे 5 लाख दो, उनने मना कर दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी लिक्विडिटी नहीं थी। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक और रूल निकाला था, एसएलआर। वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक के पास 19.5% पैसा होता है जिसको वो इजीली अपने कैश फ्लो में ला सकता है, चाहे वो किसी कैश की फॉर्म में हो, गोल्ड की फॉर्म में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जिसको वो इजीली लिक्विडेट कर दे। यानी कि लिक्विडिफाई मतलब कि आपको इजीली पैसा प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि आपको अगर 5 लाख की जरूरत है तो आप फटाफट से आकर निकाल के ले आओ बैंक से, तो इजीली आप लिक्विडेट हो जाए। अब क्या होता है, जो बचा हुआ है उनके पास मोटा मोटा 76.5% पैसा होता है। वो क्या करते हैं आगे? वो आगे करती है इन्वेस्ट। तो अब जाने वाले हैं ऐसे 5 रिसोर्सेज जहां से बैंक बहुत अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करती है और आगे इन्वेस्ट करती है। पहला तरीका है बैंक का पैसा कमाने का, वो है इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। आपको देखा होगा नॉर्मली लोगों को जरूरत पड़ जाती है पर्सनल लोन की, होम लोन की, कार लोन की, स्टूडेंट को लोन चाहिए होता है स्टडीज के लिए, आपके स्मॉल बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है, पे डे लोन की जरूरत होती है, और बहुत सारे तरीके के लोन की जरूरत होती है। यहां पे क्या करती है, जो आपसे उसने पैसा लिया, यानी कि गवर्नमेंट बैंक ने जो आपसे पैसा लिया है वो आगे लोन पे दे देती है। वहां से क्या होता है, ये अच्छा खासा कमीशन मार्जिन निकालते हैं। जैसे कि मान लो आपको तो वो 4% दे रहे हैं, लेकिन जिन पे इन्होंने लोन दिया है वहां से वो कम से कम ऑन एंड एवरेज 8 से लेके 20% तक का इनका एवरेज रहता है लोन देने का। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कितना आप लोन ले रहे हो तो इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, टाइप ऑफ लोन के ऊपर। ऑन एंड एवरेज मान लेते हैं कि उन्होंने 12 से 13% लोन ले लिया है, तो 12 से 13% पे उनने लगभग 4 और 12 यानी कि लगभग उन्होंने 8 से 10% का मोटा मोटा प्रॉफिट ये लोग कमा लेंगे। तो यहां से इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से कमा लिया। अगर सोचो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का लोन दिया तो वहां से 8-10% कितना सारा हो गया। तो यहां से इनका पहला मेन रिसोर्स हो जाता है कि यहां से लोन देकर एक तरीके से मनी साइकिल में ये पैसा कमा लेते हैं। दूसरा तरीका इनका क्या है, ये करते हैं सर्विस फीस चार्ज।
सर्विस फीस क्या होती है, आपको अगर चेकबुक की ज़रूरत है चेकबुक डालो वहाँ पे, चेकबुक का पैसा काटते हैं। अगर आपको नेफ्ट करते हो, आप किसी को आरटीजीएस करते हो, उसका पैसा काटते हैं। नेट बैंकिंग का पैसा काटते हैं ये सर्विस का। आप मोबाइल बैंकिंग का भी पैसा काटते हैं, जो आपका फ़ोन पे वगैरह में आप विड्रॉल करते हो पैसा, उसका भी पैसा काटते हैं। इवन आप जो एसएमएस आपके फ़ोन में आता है कि आपके फ़ोन में से इतना पैसा क्रेडिट हो गया है, डेबिट हो गया है, इसका भी पैसा काटते हैं। यानी कि बहुत सारे सर्विस के चार्ज काटते हैं। इवन अगर आपको कोई चीज़ लॉकर में रखना है बैंक में, तो आपको उसका भी चार्ज देना पड़ता है, सर्विस चार्ज, और ढेर सारी सर्विस चार्जेस लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे पिलर के ऊपर, वो है चार्जिंग फीस। बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे चार्ज करते हैं फीस को और आपको कभी कभी पेनल्टीज देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी चेक डाला और सामने वाले के बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आपके अकाउंट में से पैसे काट लेते हैं चेक बाउंस होने के। दूसरा है कि आपने मान लो आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर क्रेडिट कार्ड खो गया, तो आपसे वहां से दोबारा बनवाने का भी पैसा लेते हैं। एटीएम ट्रांजेक्शन के पैसे काटते हैं लोग। इवन आपको जो आपने कभी बैंक अकाउंट खुलवाया, तो वहां पे वो कहते हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना 2000, 50,000, 1 लाख, या फिर हो सकता है जीरो बैलेंस पे भी आप खुलवा लो, तो वहां पे एक अमाउंट फिक्स होता है कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर आपने उससे कम रखा तो आपका उससे पैसा काट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द परसेंट जो भी उसका बैंक का डिसाइड होता है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैंक्स वाले मिनिमम बैलेंस से ही हजारों लाखों करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं अपने कस्टमर से, सिर्फ और सिर्फ इस लिमिट की वजह से। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में आपको 2000 की भी लिक्विड होता है, अमाउंट होता है फिक्स। बहुत सारे बैंक में आपका 1 लाख भी होता है, जो प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे 1 लाख लिमिट भी होती है, 50,000 भी होती है, तो डिपेंड करती है वहाँ पे। तो ये एक तरीका हो गया जहाँ से ये बैंक वाले अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं चौथे तरीके ऊपर, जो बहुत बड़ा इनको रिसोर्स दिला सकता है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। ये क्या करते हैं बैंक्स वाले, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा एसबीआई इंश्योरेंस देता है, आपका एचडीएफसी इंश्योरेंस देता है। इनमें इंश्योरेंस में क्या होता है, ये लोगों को 10 से लेकर 25% तक फ्लैट प्रॉफिट मिलता है इसमें, तो यहाँ से वो अच्छा खासा इंश्योरेंस से कमाते हैं। इवन ये लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा एप्स वगैरह में कि एचडीएफसी अपना कुछ म्यूचुअल फंड निकालती है, कुछ ऐसे निकालती है, तो म्यूचुअल फंड में ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड से क्या है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और इवन कभी कभी डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लगाते हैं। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है कि बहुत रिस्क रहता है कि मे बी वो डूब जाए या फिर ना भी डूबे और प्रॉफिट दे, तो यहाँ पर रिस्क का खेल होता है। तो स्टॉक्स में बहुत कम अमाउंट ऑफ परसेंट लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लगाते हैं, तो यहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और पांचवा और आखिरी तरीका है बैंक्स का पैसा कमाने का, वो है ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। ये क्या करते हैं, ये अपने कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं। इवन ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। अगर आप डिजिटल गोल्ड के बारे में नहीं जानते हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसमें मैंने डिजिटल गोल्ड के बारे में सब कुछ बता रखा है कि क्यों आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, क्यों डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा एक्स्ट्रा 6% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा आपको, और कौन सा डिजिटल गोल्ड आपको देगा। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो जाके इस वीडियो के बाद। तो ये कुछ ऐसे मेन तरीके थे जिनसे बैंक वाले एक्चुअली पैसा कमाते हैं, और ऐसे बहुत सारे छुपे रास्ते और हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं है, जो सिर्फ बैंक वाले अपना सीक्रेट बना के रखते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे फैला दो, इसको शेयर कर दो सब में। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में वीडियो में बने रहने के लिए। #WinMotivation साइनिंग ऑफ। Yes, I'm on my, I'm so, yes, I am so, I'm on my.